तमाम दोस्तों का चैनल टीच मी टेक्निकली में स्वागत है। इस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हम मिप्स के प्रोसेसर पर स्टडी करेंगे। सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है मिप्स के आर्किटेक्चर पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो हार्डवेयर है वो इम्प्लीमेंट होता है और हमारी इंस्ट्रक्शन उस हार्डवेयर के थ्रू किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। हमने पूरा डेटा पाथ और कंट्रोल पाथ पर अब आने वाले लेक्चर्स में हमने बात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिप्स के अंदर हम 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस पर बात कर रहे हैं। नंबर 1 आर टाइप, नंबर 2 आई टाइप और नंबर 3 है जे टाइप। ठीक है, आर टाइप, आई टाइप और जे टाइप इन तीनों इंस्ट्रक्शंस के जो फॉर्मेट है वो हमारे सामने यहाँ पर गिवन है और इनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर। अब हम चलते हैं मिप्स के हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट व्यू पे कि हमारे मिप्स के जो हार्डवेयर है उसके अंदर एक्चुअल में क्या बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। नंबर 1 है हमारे पास पीसी जो कि है प्रोग्राम काउंटर। नंबर 2 हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है वो है इंस्ट्रक्शन मेमोरी। नंबर 3 पर हमारे पास जो है वो है रजिस्टर्स। ठीक है, ये पूरा कंपोनेंट रजिस्टर्स का है। नंबर 4 पर हमारे पास ALU है जो कि पूरे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। और नंबर 5 पर हमारे पास जो मेन कंपोनेंट जो कि मिप्स के अंदर यूज़ होता है वो है डाटा मेमोरी। ठीक है, बेसिकली 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं? प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, रजिस्टर्स, ALU और डाटा मेमोरी। इसी तरह हमने यहाँ पर ALU के ही कुछ पार्ट यूज़ किए हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है ये एडिशन परफॉर्म करेगा और इसी तरह यहाँ बताया कि ये एडिशन के लिए हमने इम्प्लीमेंट किया है। अब मिप्स की इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कंट्रोल पाथ आ गया है और हमारे पास यहाँ पर कुछ फ्लैग्स आ गए हैं जैसे मेम राइट, मेम रीड और रजिस्टर राइट। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ALU ऑपरेशन का कोई फ्लैग आ गया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मक्स आ गए हैं और एक यहाँ पर ब्रांच का कोई कंपोनेंट आ गया है। बेसिकली यहाँ पर हमारी जो मिप्स की इम्प्लीमेंटेशन है वो बढ़ती जा रही है। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या चीज़ क्या काम करती है। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पर स्किप करते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोसेसर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के स्टाइल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर गिवन जो है वो 3 स्टाइल्स हैं जिसके थ्रू हम प्रोसेसर की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। नंबर 1 पर है सिंगल साइकिल, नंबर 2 पर है मल्टी साइकिल और नंबर 3 पर है पाइपलाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल साइकिल की बात करते हैं और सिंगल साइकिल के अंदर होता ही है कि हम ये कहते हैं कि हमने अपनी एक इंस्ट्रक्शन को एक क्लॉक साइकिल के अंदर परफॉर्म करना है। ठीक है, लेकिन इसके करने का नुकसान क्या होता है? इसके करने का नुकसान ये होता है कि हमें अपने क्लॉक साइकिल का जो टाइम है उसको अपनी सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन के जो क्लॉक टाइम है, ठीक है, जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है उसकी इक्वल रखना पड़ता है। इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि ओनली एज फास्ट एज द स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब ये कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा टाइम लेती है वही इसका फास्टेस्ट टाइम होगा। ठीक है, हमारी क्लॉक साइकिल का टाइम ही हम वो रख देंगे कि सबसे स्लो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो साइकिल के अंदर कंप्लीट हो जाए। और इसके नुकसान के तौर पर होगा क्या कि जो इंस्ट्रक्शंस जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी वो वेट करेंगी जब तक कि क्लॉक साइकिल का टाइम ख़त्म नहीं हो जाता। इस तरह क्या होगा, हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल है प्रोसेसर का वो है मल्टी साइकिल। और मल्टी साइकिल के अंदर क्या होता है कि हम अपनी इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल चंक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक चंक के अंदर मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन फेच होगी और अगले चंक के अंदर वो एग्जीक्यूट होगी। इस तरीके से क्या करता हूँ, मैं अपनी इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल चंक्स में डिवाइड कर दूंगा और ये स्टाइल बन जाएगा मल्टी साइकिल। और मल्टी साइकिल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो एक स्टेप है वो एक क्लॉक साइकिल के अंदर कंप्लीट होता है। सिंगल साइकिल में था कि एक इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट होती है, लेकिन मल्टी साइकिल के अंदर ये होता है कि हमारा जो एक चंक है वो एक क्लॉक साइकिल के अंदर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल है वो है पाइपलाइन। और पाइपलाइन क्या करता है, वो पैरेलल प्रोसेसिंग को प्रमोट करता है। बेसिकली होता क्या है कि हम फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं 3। ठीक है, एक कंपोनेंट क्या करता है कि वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, दूसरा कंपोनेंट क्या करता है वो डिकोड करता है और तीसरा कंपोनेंट क्या करता है एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। पाइपलाइन में क्या होता है कि एट अ टाइम हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी एग्जीक्यूशन में, एक इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी हमारे पास डिकोड स्टेज में और एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास पड़ी होगी फेच स्टेज में। इस तरह एट अ टाइम 3 इंस्ट्रक्शंस पर काम हो रहा है। इस तरीके से हम पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। हमारी एक क्लॉक साइकिल के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का एक एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है।
इट परफॉर्म्स वन स्टेप पर इंस्ट्रक्शन इन ईच क्लॉक साइकिल। सो पाइपलाइन के अंदर एक क्लॉक साइकिल के अंदर हर इंस्ट्रक्शन का एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सो ये है हमारे पास नंबर 1 सिंगल साइकिल, नंबर 2 मल्टी साइकिल और नंबर 3 पाइपलाइन। सिंगल साइकिल क्या था कि हम एक इंस्ट्रक्शन को एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट करते हैं। मल्टी साइकिल में क्या था कि हम इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और जो एक चंक है वो एक क्लॉक साइकिल लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। पाइपलाइन क्या था कि वो पैरेलल प्रोसेसिंग को प्रमोट करती है और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और उन मल्टीपल कंपोनेंट्स में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं और एक क्लॉक साइकिल के अंदर हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का एक एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे ये कंपोनेंट्स एक्चुअल में काम क्या करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा प्रोग्राम काउंटर और प्रोग्राम काउंटर का काम ये है कि हमारे पास जिस इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास सेव रखना है, ठीक है। सो जिस इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस पड़ा होगा प्रोग्राम काउंटर के पास, ठीक है। और नंबर 2 पर हमारे पास है इंस्ट्रक्शन मेमोरी। सो इंस्ट्रक्शन मेमोरी का काम ये है कि उसने एड्रेस को कन्वर्ट करना है इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेमोरी को फीड किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी क्या करेगी कि उस एड्रेस पर जाएगी और देखेगी कि उस एड्रेस पर इंस्ट्रक्शन कौन सी पड़ी हुई है। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शन मेमोरी क्या करती है, एड्रेस से जाकर इंस्ट्रक्शन को लोड कर लेती है। अब हमारे पास है थर्ड कंपोनेंट रजिस्टर फाइल और इस रजिस्टर फाइल को मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ALU। सो ALU क्या है कि अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है और इसके अंदर तमाम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो इसके थ्रू परफॉर्म होते हैं। सो जितने भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे आपने ALU के थ्रू परफॉर्म करने हैं। आपने क्या करना है कि अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट की एक साइड पर फर्स्ट अपने वेरिएबल की वैल्यू एंटर कर देनी है और सेकंड पर क्या करना है, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू एंटर कर देनी है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कोई फ्लैग होगा जो कि बताएगा कि मैंने कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। मतलब ये कि मैंने इन दोनों वेरिएबल्स पर एडिशन परफॉर्म करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है या फिर मल्टीप्लिकेशन। सो इस तरह जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल, वो हम उसको फ्लैग के थ्रू बता देंगे। और क्या होगा, हमारा ये ALU उसका जो रिजल्ट है वो कंप्यूट करेगा, ठीक है। सो ALU का काम ये है कि उसने दो वेरिएबल्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसका रिजल्ट कंप्यूट करना है। अब हमारे पास जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो है डाटा मेमोरी। डाटा मेमोरी का काम क्या है, डाटा मेमोरी का काम ये है कि हम डाटा मेमोरी को एक एड्रेस देते हैं। अब डाटा मेमोरी या तो उस एड्रेस पर राइट करवा सकती है डाटा या फिर उस एड्रेस से डाटा को रीड कर सकती है। सो बेसिकली डाटा मेमोरी का काम ये है कि वो एक एड्रेस से डाटा को रीड या फिर राइट कर सकती है। अब हम आते हैं रजिस्टर फाइल की तरफ और रजिस्टर फाइल का स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास दो रजिस्टर होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम रीड करते हैं। सो एक रजिस्टर 1 आ गया और एक रजिस्टर 2 आ गया। ये दोनों रजिस्टर्स सोर्स रजिस्टर की तरह काम करते हैं। थर्ड रजिस्टर हमारा आता है डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पर। सो यहाँ पर हमने जिस रजिस्टर की वैल्यू को राइट करना है वो रजिस्टर यहाँ पर आता है राइट रजिस्टर पर, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो आ रहा है वो एक्चुअल में क्या है, राइट डेटा। मतलब ये कि जो रजिस्टर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट रजिस्टर के अंदर कि हमने इस रजिस्टर पर वैल्यू को राइट करना है, वो रजिस्टर यहाँ पर आएगा और जिस वैल्यू को उस रजिस्टर पर राइट करना है वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब नेक्स्ट आउटपुट की तरफ आते हैं। आउटपुट में क्या होता है, रजिस्टर फाइल से नंबर 1 पर आता है जो हमने फर्स्ट रजिस्टर को यहाँ पर लोड किया था उसकी वैल्यू जो रजिस्टर में पड़ी हुई थी वो यहाँ पर आउटपुट हो जाएगी और इसी तरह जो हमने सेकंड रजिस्टर को लोड किया था उस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ से आउटपुट हो जाएगी। सो बेसिकली ये है रजिस्टर फाइल। अब रजिस्टर फाइल की बिट्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है कि 5 बिट्स का एक नंबर आता है और वो नंबर एक्चुअल में बता रहा होता है कि ये रजिस्टर का नंबर क्या है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम RS RT और RD के अंदर रजिस्टर की वैल्यू नहीं रखते बल्कि रजिस्टर का नंबर सेव करते हैं। वही नंबर एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो हमने नंबर सेव किया होता है वो 5 बिट्स का नंबर यहाँ पर पास ऑन हो जाता है। सो ये रजिस्टर फाइल क्या करती है, वो डिटेक्ट करती है कि एक्चुअल में ये रजिस्टर है कौन सा, ठीक है। वो रजिस्टर नंबर से देखती है और रजिस्टर फाइल क्या करती है, वो रजिस्टर नंबर जिस भी रजिस्टर का होता है जाती है मेमोरी में और देखती है कि उस रजिस्टर के अंदर एक्चुअल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है इस टाइम। उस रजिस्टर में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो क्या करेगी कि रीड डाटा 1 के थ्रू यहाँ पर 32 बिट्स के अंदर वो रिप्रेजेंट कर देगी और उसको आउटपुट कर देगी। इसी तरह रजिस्टर 2 है। रजिस्टर 2 के अंदर क्या होता है कि हम जो हमारा सेकंड सोर्स रजिस्टर होता है RT, हम उसको पास ऑन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर का नंबर एंटर होता है और रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू सेव होती है एक्चुअल में वो यहाँ से आउटपुट हो जाती है और वो आउटपुट जो वैल्यू होती है वो होती है 32 बिट्स की। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है RD रजिस्टर जो कि हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है क्योंकि उसके अंदर हमने राइट करना होता है। सो वो यहाँ पर आता है और हमने जो भी RD के अंदर राइट करना होता है, जो डाटा को हमने राइट करना होता है वो यहाँ पर आता है।
सो वो आता है हमारे पास 32 बिट्स के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर फाइल के अंदर एक कंट्रोल सिग्नल होता है, और ये कंट्रोल सिग्नल हमें बता रहा होता है कि क्या हम रजिस्टर के अंदर राइट कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर आर डी लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी बिट्स आ रही हैं, और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू भी एंटर कर रहा हूँ कि मैंने ये रजिस्टर आर डी के ऊपर लिखना है, लेकिन यहाँ से मेरा जो राइट का फ्लैग है वो ऑफ है। हालांकि यहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं 5 बिट्स, और यहाँ से 32 बिट्स एंटर हो रही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ से राइट फ्लैग ऑफ है, इस वजह से हमारे आर डी रजिस्टर के अंदर कोई भी वैल्यू राइट नहीं की जाएगी। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।